तो शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की जो कि बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज अनाउंस किया जाएगा। इस बार रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। ये पहली बार होगा कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% होगा। सभी छात्र पास होंगे, इसमें कोई छात्र फेल नहीं होगा, ना ही कोई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बताते चले कि 4 बजे रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रदेश के करीब 10.5 लाख बच्चे एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उनके और मार्क्स आ सकते हैं, उनके लिए भी बोर्ड ने व्यवस्था की है। विशेष परीक्षाएं आयोजित होगी। 10वीं की ये विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों और पेरेंट्स के लिए कई पोर्टल पर रिजल्ट जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आप भी mpbsc.mponline.gov.in, इसके अलावा www.mpbsc.nic.in या फिर www.mpresults.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट आज अनाउंस किया जाएगा। 10.5 लाख बच्चे जो कि इस वेबसाइट के जरिए अपने रिजल्ट को जान पाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि बच्चों ने भी इंतजार किया है, परीक्षाएं तो रद्द हो गई, लेकिन आखिरकार मार्क्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होता हुआ, क्योंकि आज शाम 4 बजे बोर्ड की ओर से रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आज 4 बजे 10वीं बोर्ड के नतीजे आ जाएंगे। प्रदेश भर के 10 लाख छात्र एक साथ पास होंगे, सभी पास होंगे। देखिए, किसी की ना तो इस साथ सप्लीमेंट्री आएगी और ना ही कोई फेल होगा, सभी पास होंगे। ये संभवतः पहली बार हो रहा है जब जो रिजल्ट है, पास का जो प्रतिशत है वो 100% रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि कोरोना के चलते एग्ज़ाम परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो सभी को पास किया जा रहा है। देखिए, पद्धति क्या है, एक बार वो गौर करने वाली बात है। देखिए, जिन छात्रों के अंक जो प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में थे, उस आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा। और जिन स्टूडेंटों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दी है, उन्हें 33% अंक देकर पास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्राइवेट थे, जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा था 10वीं का, उन्हें 33% अंक दिए जाएंगे। जो इन अंक से संतुष्ट नहीं है, वो 1 से 10 अगस्त के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में एक विशेष परीक्षा का आयोजन होगा। जिन्हें जो रिजल्ट जो आज नतीजे घोषित होंगे, उन्हें इन अंक पर यदि भरोसा नहीं है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक और नई विशेष व्यवस्था की है। उसके तहत 1 से 25 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम स्टूडेंट दे सकते हैं। देखिए, पहली बार हो रहा है जब 100% पास का रिजल्ट बनेगा और आज 4 बजे ये 10वीं जो है रिजल्ट घोषित होगा। और बेहद अहम ये भी है कि इस बार कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं हो सके, क्योंकि कोरोना का कहर बरप रहा था और ऐसे में सरकार की मंशा यही थी कि जो छात्र हैं उनके जान से खिलवाड़ ना किया जाए। यदि वो एग्जाम देने पहुंचेंगे तो यकीन मानिए भीड़ इकट्ठा होती है। 10वीं के रिजल्ट एक छात्र के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। आगे वो किस विषय का चयन करेंगे, कौन सी स्ट्रीम को वो चुनेंगे, ये भी यहाँ से वो छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे यहाँ से। ऐसे में एक विशेष व्यवस्था जिसका भी जिक्र आप भी कर रहे थे कि जो स्टूडेंट इन जो अतिरिक्त मूल्यांकन होगा, जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, उससे अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वापस से परीक्षा वो दे पाएंगे। उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है बोर्ड की ओर से। देखिए, बिल्कुल मैंने वही बताया कि जो प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक के आधार पर ये जो 10वीं का जो रिजल्ट बना है, इन जो रिजल्ट से यदि कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे फिर से परीक्षा देना चाहता है या तो इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना होगा, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ये परीक्षा, विशेष परीक्षा 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होगी। और देखिए, इससे स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन
होगा वो एग्ज़ाम दे पाएगा, और एग्ज़ाम देकर जो नतीजा फिर से उसको मिलेगा उससे उसे संतुष्टि मिलेगी। देखिए 10वीं वो परीक्षा होती है जिसके बाद एक भविष्य की तरफ एक अलग ही रास्ता जाता है। स्टूडेंट को सब्जेक्ट चुनना होता है, वो किस सब्जेक्ट के लेकर आगे पढ़ाई करेगा, मैथ्स या फिर साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लास होती है और ये भविष्य का निर्धारण भी करती है कि स्टूडेंट को किस तरफ जाना है। ये यदि हम कहें तो एक चौराहा है, बहुत ज्यादा खास है, ये भी बहुत ज्यादा अहम है प्रमोद के फैसला लिया गया है कि इस बार के एग्जामिनेशन में किसी को फेल नहीं किया जाएगा, यानी कि जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो सभी बच्चे पास होंगे, 100% रिजल्ट। देखिए 100% रिजल्ट रहेगा। पिछली बार की यदि हम बात करें तो 10वीं का जो रिजल्ट था वो 62% के आसपास था, और इसके पहले यदि हम 2019 की बात करें तो 61% था। तो देखिए इस बार 100% रहे, कोई फेल नहीं होगा, किसी की सप्लीमेंट्री नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं हो पाए, और प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर जो अंक था, जो रिजल्ट था, उस आधार पर 10वीं का रिजल्ट बन रहा है। और जिन्होंने प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जिन स्टूडेंट किसी कारण बस नहीं दे पाए, उन्हें 33% अंक दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये यहाँ पर फैसला लिया गया है। शाम 4 बजे बोर्ड की ओर से रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। नजर बनाए रखेगा प्रमोद। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपीपीएससी की 25 जुलाई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था हो रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहला प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरा प्रश्न पत्र की जो परीक्षा होगी वो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बताते चले कि 260 पदों के लिए 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पहले राज्य सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पहले अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 25 जुलाई 2021 को होने जा रहा है। 2 सत्रों में होगा, जिसमें पहली जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वो 10 से 12 प्रथम शिफ्ट में होगा, और जो सामान्य जागरूकता का प्रश्न पत्र है वो 2:15 से 4:15 द्वितीय शिफ्ट में होगा। कुल 52 जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 947 सामान्य केंद्र हैं एवं कोविड के परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार अब लाडली लक्ष्मी को शिक्षित बनाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, उनके कौशल संवर्धन की कोशिश में लगी हुई है। प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्टर्ड सभी लड़कियों की शिक्षा पर लगातार नजर रखने के लिए कक्षावार ट्रैकिंग करने जा रही है। इसके तहत लड़कियों की पहली क्लास में प्रवेश लेने से लेकर 12वीं पास करने तक उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें एनसीसी या फिर एनएसएस जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाडलियों को काउंसलिंग, कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। बताते चले कि प्रदेश में फिलहाल करीब 39,37,000 लड़कियां लाडली लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पिंक बूथ बनाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। वैसे तो पिंक बूथ पर सभी महिलाओं को वैक्सीन लगेगी, लेकिन गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष बूथों के अलावा अगर ये महिलाएं कहीं और टीका लगवाती हैं तो वहां भी उन्हें लाइन में लगने नहीं दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी कि वैक्सीनेटर्स को गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी गई है। निश्चित किया है कि गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कल हमने उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी ट्रेनिंग की है, और उस ट्रेनिंग में जो मुख्य मुद्दा है कि गर्भवती महिला की पूरी तरह से काउंसलिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो वैक्सीन लगाए। हमें लगता है इसके सुखद परिणाम मिलेंगे और इससे हम 2 जानों को सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे।
ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 14% से अधिक आरक्षण बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग में रुकी भर्तियों पर कोर्ट ने आदेश सुनाया कि सरकार 14% के हिसाब से भर्ती करे। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। बताते चले कि सरकार ने 27% आरक्षण की रखी मांग थी और कोर्ट से जल्द फैसला देने की भी मांग की गई थी। भोपाल जिले की समीक्षा बैठक में भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरवन सिंह को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने मांग उठा दी है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर एम्स डायरेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहते हुए नजर आई कि भोपाल एम्स डायरेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कोरोना काल में नकारात्मक स्वभाव के साथ काम किया था। वहीं भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति के बाद एम्स डायरेक्टर को बदलने के लिए प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास जाऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, और उनसे कहूंगी कि ऐसा व्यक्ति कम से कम एम्स में ना हो जो जनता की ना सुने। और ऐसे विपरीत काल में जो कोरोना का समय था उसमें भी उनकी भूमिका पॉजिटिव नहीं रही, उसमें भी उनकी भूमिका बिल्कुल विवादित बनी रही। भ्रष्टाचार में भी उनका नाम आ रहा है, बार बार लोग उनका नाम ले रहे हैं। तो अभी मैं एक दिन उसका प्रवास करूंगी, एम्स का जाऊंगी मैं एम्स में, और पूरी जानकारी लेकर के मैं विधिवत हमारे माननीय केंद्र में जाऊंगी, वहां मंत्री जी से बोलूंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी से। कार्यप्रणाली एम्स के जो डायरेक्टर है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर माननीय सदस्यों की ओर से विषय आया है। हमने ये निर्देश दिए हैं कि जिला योजना समिति के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को उनके बारे में लिखकर भेजें। अनूपपुर पहुंचे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने मंत्री मोहन यादव की तुलना महाकाल से कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए उज्जैन के भगवान महाकाल के दर्शन हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी बात संभालते हुए कहा कि अगर आपको उज्जैन जाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भाई साहब को कहकर अच्छे से दर्शन करवा दूंगा। मंत्री जी के विवाद पे कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये वही मंत्री हैं जो कि पहले कांग्रेस में होते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद चाटुकारिता मंत्री हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने कहा कि मंत्री मोहन यादव की तुलना भगवान महाकाल से करना लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। इनकी तुलना तो दूषण से करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने कहा कि बिसाहुलाल सिंह चमचागिरी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। हमारे सब साथी जाते हैं भोपाल गए तो मेरे को कहते हैं भाई साहब एक तो गाड़ी दे दो, हमको उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन करने। ये महाकाल के नगरी के मंत्री जी हैं, विधायक हैं, इनका दर्शन हो जाए तो महाकाल का दर्शन। स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग राजाधिराज मृत्यु लोकाधिपति भूत भावन अवंतिका नाथ भगवान महाकाल हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। उनकी तुलना एक प्राणी मात्र से करना, चाहे वो मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो, मुझे लग रहा है कि चमचागिरी की पराकाष्ठा को पार किया है खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिसाहुलाल सिंह चाटुकारिता मंत्री हो गए हैं। वो अपने उद्बोधन में उज्जैन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव की तुलना भगवान महाकाल से कर रहे हैं, जबकि उनकी तुलना दूषण से होना चाहिए। अब दूषण कौन है ये आम जनता गूगल करके पता कर लेगी, लेकिन भगवान महाकाल से तुलना करना भगवान महाकाल का अपमान करना है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। बड़ी खबर भोपाल से, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी ये कि एक पक्ष कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, दूसरा पक्ष बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का समर्थक था। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इस मामले को हालांकि शांत कराया। यहां पर भीमनगर में पुलिस चौकी निर्माण के काम का शिलान्यास किया जा रहा था, तभी मौके पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थक पहुंच गए। इस दौरान शिलान्यास को लेकर दोनों पक्षों में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, दोनों पक्षों को संभाला और मामले को शांत करवाया।
ग्वालियर पुलिस ने इंटरस्टेट नकली नोट रैकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,33,000 रुपए के 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट मिले हैं। इस गैंग ने अपना नेटवर्क ग्वालियर के बदनापुरा से लेकर मुंबई, नागपुर के रेड लाइट एरिया, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला रखा था। फिलहाल पकड़े गए नकली नोट रैकेट के तीनों सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार सिंह को नकली नोटों की खेप मिलती थी। रैकेट का मास्टरमाइंड राजन तिवारी इन लोगों को 40,000 रुपए में 1 लाख रुपए के नकली नोट देता था। इनका एक साथी 27 जून को बदनापुरा के पास से पकड़ा गया। इससे पूछताछ के बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस की एक टीम बिहार के सिवान के लिए रवाना हो गई है ताकि गैंग के सरगना को दबोचा जा सके। 3 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं और कुल मिला के 2,33,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। और इसमें जो मुख्य आरोपी अभी जो समझ में आ रहा है प्रारंभिक पूछताछ में, वो एक सीवान का रहने वाला है और वो अपनी एक चेन बना के ये नकली नोट सप्लाई करता था। किया जाएगा कि जो मुख्य आरोपी जिसका नाम आ रहा है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ें।